वह पथ क्या प्रतिज्ञा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी शब्द के ऊपर। देखिए, व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे या हिंदी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी के लिए यह भी आवश्यक है कि हिंदी को हम लोग कितने पहलुओं के रूप में जानते हैं। तो आज की क्लास हिंदी शब्द पर ही आधारित रहेगी। जानेंगे कि इसका संवैधानिक विकास क्या रहेगा, हिंदी में और क्या अन्य चीजें हम लोग पढ़ते हैं, या हिंदी के सिलेबस को जो बांटने का आधार रहेगा वो भिन्न भिन्न किन रूपों में बांटा गया है। देखते हैं, देर न करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा आपके सामने ये दर्शाया गया है कि एक मूल शब्द है और शब्द का नाम क्या है, हिंदी। इसी हिंदी को हम लोग भिन्न पहलुओं के रूप में जानते हैं। एक तो जानते हैं हिंदी व्याकरण के रूप में, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हिंदी साहित्य के रूप में। इसी हिंदी को अगर हम लोग तीसरे रूप में जानते हैं तो वो जानते हैं हिंदी शब्द व भाषा विकास। उसी हिंदी का एक अन्य रूप भी है जिसको हम लोग कह देते हैं हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, और उस संवैधानिक स्थिति को पाने के लिए उसके पीछे की उस शब्द की यात्रा क्या रही। तो एक एक पर चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदी शब्द व भाषा विकास। हिंदी शब्द व भाषा विकास में जैसे आपको पता है कि हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, लेकिन मूल रूप से ये सबसे पहले भाषा तो रही नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि हिंदी पहले क्या होगा, एक शब्द होगा। उस शब्द के निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन उस शब्द जो बन गया फिर उसके धीरे धीरे प्रयोगात्मक के आधार पर एक अन्य भाषा बनी, उससे पहले बोली बनी होगी, उपभाषा बनी होगी, और फिर उसने संवैधानिक स्थिति प्राप्त करके फिर निर्माण किया किसका, भाषा। तो देखते हैं हिंदी का जो विकास हुआ है उसके भी चरण कितने हैं, दो। एक तो चरण है किसका, शब्द का विकास का, और दूसरा चरण है उसी शब्द के भाषा बन जाने के बाद फिर उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए या क्या क्या प्रकार बने। जैसे अगर शब्द विकास की बात करें तो अगर आपको कहानी रूप में समझना है तो समझिए, बहुत लगभग मध्यकाल में क्या हुआ कि जो सिंधु नदी है उसके उस तरफ जो ईरानी थे, ईरानी का अर्थ है कि प्राचीन काल में उनका नाम फारसी था, तो फारसी लोग आकर के बस गए। फिर क्या हुआ, सिंध के उस तरफ फारसी लोग, सिंध के इस तरफ भारत में रहने वाले लोग, लेकिन तब इसका नाम भारत नहीं था, नाम क्या था, आर्यावर्त। लेकिन वो जो फारसी लोग थे उन्होंने सिंध के इस तरफ रहने वाले लोगों को कहा सिंधी। अब उनका उच्चारण तो शब्द क्या था, सिंधी, क्योंकि सिंध के पड़ोस में या सिंध के उस तरफ रहने वाले लोगों को फारसियों ने क्या कहा, कहा सिंधी। लेकिन फारसियों की एक समस्या थी, समस्या क्या थी कि उनका जो सा उच्चारण होता था, उस उच्चारण का तरीका जो था वो सा का उच्चारण लगभग हा के समान था। जैसे एक शब्द के माध्यम से अगर हम आपको बताएं तो एक शब्द आपने पढ़ा होगा, शब्द होता है सप्ताह। शब्द क्या होता है, सप्ताह, लगभग लोग जानते होंगे। इसी सप्ताह का एक नया रूप भी पढ़ा होगा जिसको कहते हैं क्या, हफ्ता। अंत का जो हा है उसको अलग करने की परंपरा तो भारतीयों की है, लेकिन इस सा का उच्चारण हा में जो होता है इसकी परंपरा किसने दी, फारसियों ने। तो ठीक इसी सा का उच्चारण हा में करने के कारण जो फारसियों की दिक्कत थी, इसी सिंधी से एक शब्द बन गया, और शब्द क्या बन गया, हिंदी। हालांकि कहानी यह है कि सिंधी से शब्द बना सिंधु, और सिंधु से शब्द बना हिंदू। फिर उसी हिंदू से भारत का नाम पड़ा, और आपको पता है कि भारत के 4 नामों में से एक नाम है, और नाम क्या है, हिंदुस्तान। तो हिंदी का जो मूल रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो इसीलिए आपको यहां हम बताए भी हैं कि हिंदी का प्रयोग जो किया गया वो अलग अलग किसके आधार पर किया गया। जैसे पहला पॉइंट लिखा है आपके सामने कि सर्वप्रथम प्रयोग व प्रयोगकर्ता, यानी कि जो शब्द है, और शब्द क्या है, शब्द है हिंदी। इसका सबसे पहले प्रयोग किया किसने, तो प्रयोग किया इसका सबसे पहले किसने, फारसियों ने। और आपको पता है कि फारसियों का ही नाम क्या था, ईरानी। तो चाहे आप कहें फारसियों ने और चाहे इसी को कह दे क्या, ईरानी, दोनों ही उत्तर आपके सही है। फिर प्रयोग व प्रयोगकर्ता, तो शब्द प्रयोग कौन सा हुआ, हिंदी, प्रयोगकर्ता कौन से हुए, फारसी या ईरानी। दूसरा पॉइंट लिखा है कि किस शब्द से उद्भव हुआ है, किस शब्द का, हिंदी शब्द।
तो वास्तव में ये जो शब्द हिंदी है, इस शब्द का जो उद्भव वाला शब्द है वो शब्द है सिंध। ये सीधे वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ, तो उत्तर हो जाएगा सिंध। तीसरा पॉइंट है कि सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप कि जो शब्द हिंदी प्रयोग किया गया उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किस आधार पर किया गया, तो हिंदी का या सिंधी का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो किया गया विशेषण के रूप में। विशेषण के रूप में कैसे, तो यहां लिख देते हैं हम, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया कौन सा शब्द, हिंदी। जैसे कोई नेपाल में रहता है तो उसको हम लोग कह देते हैं नेपाली, कोई अमेरिका में रहता है तो उसको हम लोग कह देते हैं अमेरिकी। ठीक वैसे ही कोई अगर हिंदुस्तान में रहता है तो उसको हम लोग ईरानियों द्वारा कह दिया गया क्या, हिंदी। इसलिए सबसे पहले किस रूप में प्रयोग किया गया, विशेषण। और यह भी प्रश्न एक आध बार पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद क्रम आता है भाषा के विकास का, ये शब्द की यात्रा थी। इसके बाद एक भारत में शब्द आ गया और शब्द क्या था, हिंदी। फिर उसी हिंदी के विकास क्रम की लेकिन भाषा के चरणों में यात्राएं चालू हुई। फिर आया क्या कि भारत में प्रयोग होने वाले कुल भाषा परिवार कितने हैं, तो भाषा परिवार जो भारत में माने जाते हैं वो मुख्य रूप से कितने हैं, 4। आज केवल अंकित शब्दों पर ही चर्चा करेंगे, कारण ये रहेगा क्योंकि ये जो भाषा विकास का क्रम है ये वास्तव में हम लोग भाषा साहित्य में पढ़ेंगे, तो विस्तृत चर्चा भाषा साहित्य में की जाएगी। यहाँ केवल आपको जानना है इसके कुल पहलू कितने होंगे। तो भारत में भाषा प्रयोग भाषा परिवार कितने होते हैं, 4। उन 4 भाषा परिवारों में कुछ अपभ्रंश हैं और कुछ क्या हैं, उपभाषाएं हैं जो कि उसी अपभ्रंश से विकसित है। तो कुल अपभ्रंशों की संख्या की जाए तब भी उत्तर आपका क्या होगा, 5। और कुल उपभाषाओं की भी बात की जाए तब भी उपभाषाएं कितनी होंगी, 5। ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे गए संख्यात्मक प्रश्न है कि कुल अपभ्रंशों की संख्या है कितनी हो जाएगी, 5। कुल उपभाषाओं की संख्या है तब भी उत्तर कितना हो जाएगा, 5। वैसे ही इन्हीं उपभाषाओं में से फिर क्या निकलती हैं, बोलियां। तो फिर पूछा गया है कि बोलियां कितनी होंगी, तो भारत में प्रयोग होने वाली या हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली जो बोलियां हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 18। टोटल 5 अपभ्रंशों की 5 उपभाषाओं में से कुल प्रयोग की जाने वाली हिंदी की बोलियां कितनी हैं, 18। हमने बता दिया कि ये केवल संख्यात्मक जानकारी है, विस्तृत चर्चा हम लोग इसकी भाषा साहित्य में करेंगे। तो एक रूप आपने पढ़ लिया हिंदी शब्द का भाषा विकास। देखिए अगला आपका जो रूप आएगा वो क्या आएगा, दूसरा है हिंदी का व्याकरणिक रूप और दूसरा एक है हिंदी का साहित्यिक रूप। तो आपको पता है कि हिंदी के साहित्यिक रूप की चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य। केवल जानकारी के लिए आपको बता दिया गया कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग इन 4 कालों की चर्चा करेंगे, जिसमें एक रहेगा आदिकाल, दूसरा रहेगा भक्तकाल या इसी का नाम है पूर्व मध्यकाल, तीसरा रहेगा रीतिकाल या इसी का नाम है उत्तर मध्यकाल और चौथा रहेगा आधुनिक काल। इन 4 कालों पर चर्चा हम लोग तब करेंगे जब पढ़ेंगे क्या, साहित्य। दूसरा क्रम भी रहेगा कि इस साहित्य को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाषा साहित्य। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा साहित्य, उसके बाद पढ़ेंगे साहित्य। जब इस साहित्य को हम लोग पढ़ लेंगे तब इसी साहित्य के बाद आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, साहित्यिक व्याकरण। क्योंकि जो भी आपके टॉपिक होते हैं, एक तो रस, दूसरा छंद और तीसरा अलंकार, ये तीनों ही टॉपिक प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, तो साहित्य में। तो क्रम भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले भाषा साहित्य, उसके बाद साहित्य, उसके बाद व्याकरण के अंतर्गत आने वाला साहित्यिक व्याकरण यानी कि रस, छंद, अलंकार। दूसरा अन्य टॉपिक जो आपका रहेगा वो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक रहेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, भाषा व्याकरण। भाषा व्याकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको 3 भागों पर चर्चा की जाएगी। एक होंगे वर्ण, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। एक होगा शब्द, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्द, चाहे वो एक शब्द हो, संज्ञा हो, विकारी हो, अविकारी हो या सर्वनाम हो, जो भी पद होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर तीसरा टॉपिक आपका हो जाएगा वाक्य, जिसके अंतर्गत हम लोग वाक्य और वाक्यों की शुद्धिकरण पढ़ेंगे। ये तो हो गए 3 प्रकार। एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जिसका दूसरा नाम लिखा है विविध, आपने सिलेबस में देखा होगा
कि सिलेबस में एक सबसे अंत में टॉपिक दिया रहेगा और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है विविध। ये जो विविध शब्द है, वास्तव में इस शब्द को भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो जानकारी आपको आज की वीडियो में प्राप्त होगी वो वास्तव में सीधे सीधे रिलेट कहां करेगी? वो रिलेट करेगी आपकी विविध जानकारी से। तो इसलिए आज की वीडियो आपकी इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। देखिए विविध जानकारी में क्या है, सबसे पहले लिखा है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति और दूसरा लिखा है यात्रा। तो आपको पता है कि संवैधानिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले उसकी क्या होनी चाहिए? यात्रा होनी चाहिए। यात्रा के बाद फिर जब हम परिणाम पर पहुंचेंगे तो फिर प्राप्त करेंगे किसको? स्थिति को। आज की क्लास यात्रा की जानकारी पहले, उसकी बाद स्थिति। देखिए यात्रा में क्या रहेगा, जब हिंदी शब्द के विकास के बाद हिंदी शब्द इतना चर्चित हो गया कि उस हिंदी को भाषा के रूप में या बोली के रूप में जाना जाने लगा, फिर क्या हुआ? फिर पॉइंट बना कि हिंदी भाषा रूप में सर्वप्रथम स्वीकारा। ये जो शब्द है हिंदी, इसको हिंदी भाषा के रूप में सर्वप्रथम किसने स्वीकारा? तो ये जो स्वीकारने वाले व्यक्ति थे, तो आपको नाम आप लोगों ने सुना होगा और इनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी को भाषा के रूप में सर्वप्रथम स्वीकारा। दूसरा क्या है? राष्ट्रभाषा रूप में चयनित किया। इस हिंदी को भाषा रूप में स्वीकारा किसने? महात्मा गांधी ने। लेकिन उसी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो चयनित किया, इसको मानने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजा राम मोहन राय। व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। अगला पॉइंट क्या है? 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में समर्थक, जो हिंदी शब्द भाषा बने इसके समर्थन के लिए विश्व सम्मेलन होता था हिंदी का, उसके 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में जो इसके समर्थक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। और दूसरे इन्हीं के जो इन्हीं का कथन था उसी को दोहराने वाले दूसरे व्यक्ति थे महात्मा गांधी। यानी कि गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने ही इस बात को स्वीकारा कि हिंदी भारत की राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा बने। फिर उसके बाद और आगे का क्रम चला और उसके बाद आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। इसका अर्थ ये था कि हिंदी को वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कांग्रेस में भी वर्चस्व होना चाहिए। फिर सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया इसको, हिंदी को। हिंदी को भाषा बनाने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक हुआ था 1924 में। 1924 में अधिवेशन हुआ कर्नाटक में, जिसका नाम क्या था? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एक बार और एकमात्र अंतिम बार किसने की थी? गांधी जी ने की थी। उसी अधिवेशन में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कांग्रेस की सभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी कथन को इससे पहले भी स्वीकार कर चुके थे कौन? महात्मा गांधी। अगला पॉइंट क्या है? भारत सर्वप्रथम संविधान सभा में प्रस्तावक और प्रस्तावित। फिर पता है आपको कि कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर स्थापना किसकी हुई? संविधान सभा की। अब फिर पता चला इन लोगों को क्या कि शब्द की केवल कांग्रेस में ही भाषा रूप में स्वीकार लेने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसका अर्थ यह है कि यदि संविधान सभा का निर्माण होता है तो संविधान सभा में भी इसको वर्चस्व प्राप्त करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम संविधान सभा में जिन्होंने प्रस्तावित किया उनका नाम था गोपाला स्वामी अयंगर। इनका पूरा नाम है एन गोपाला स्वामी अयंगर, जिन्होंने हिंदी को भाषा बनने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा में प्रस्तावित किया। इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। और एक अंतिम, जब आपको पता है कि संविधान सभा में प्रस्तावित कर दी गई, उसके बाद फिर संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया होगा। तो अंततः आपको पता है कि संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949
कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में चयनित कर लिया गया। हिंदी भारत की राजभाषा बन गई, जिसकी लिपि क्या थी? देवनागरी। इसी में हमने अब तक केवल क्या जाना है? यात्रा। एक चीज बच गई, वो क्या है? संवैधानिक स्थिति। तो आगे की चर्चा करने वाले हैं संवैधानिक स्थिति। देखिए पॉइंट आपका क्या है? संवैधानिक स्थिति। और ये संवैधानिक स्थिति है किसकी? तो ये संवैधानिक है हिंदी भाषा की, क्योंकि अब हिंदी शब्द नहीं वरन क्या है? एक भाषा। तो अब चर्चा करेंगे हिंदी भाषा पर। जो भारत का संविधान है, संविधान क्या है? नियमों की ऐसी संतुति, नियमों की ऐसी संतुति जिसमें भारत के सभी नियमों को एक चरणबद्ध तरीके से नियमित किया गया है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे अगर आपने एकेडमिक पढ़ाई की होगी 9 या 10 में, तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक पुस्तक है और ये पुस्तक काहे की है? ये पुस्तक है विज्ञान की। ये आपको इसलिए भी बता रहे हैं, अभी जब आपको हम बताएंगे कि इसमें भाग होंगे, अनुसूची होंगी, अनुच्छेद होंगे, तो हो सकता है आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में ना आए। तो उदाहरण के माध्यम से समझिए, 9-10 में जब हम लोग होते हैं तो उसमें एक मान लीजिए पुस्तक है जिसका नाम क्या है? विज्ञान। उसी विज्ञान की पुस्तक को जब हम लोग थोड़ा पलटते हैं तब पता चलता है कि उसमें क्या है? फिजिक्स भी है, उसमें क्या है? केमिस्ट्री भी है, उसी में क्या है? बायोलॉजी भी। यानी कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर जब हम इसके अंतर्गत भी चलते हैं तब पता चलता है कि एक एक चैप्टर अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं। मान लीजिए फिजिक्स में है तो कोई चैप्टर हो गया प्रकाशिकी, केमिस्ट्री में आए तो कोई एक चैप्टर हो गया, और बायोलॉजी में आ गए तो मान लीजिए कोई एक चैप्टर हो गया। जो भी आप विभिन्न चैप्टर पढ़ते हैं, तो कोई एक पुस्तक है, मान लीजिए जो विज्ञान की पुस्तक थी वो क्या थी? संविधान। इस संविधान के अंतर्गत जो आपके अलग अलग लेकिन बड़े बड़े खंड आए, वही खंड कहलाए क्या? वो खंड कहलाए भाग। फिर इन्हीं भाग के अंतर्गत उनके कुछ छोटे टॉपिक बता दिए गए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी के अंतर्गत फिर छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। तो भाग के अंतर्गत फिर क्या आती है? अनुसूची। हालांकि ये आपके जीएस का भाग है, लेकिन रिलेट करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो भाग के अंतर्गत उससे छोटा भाग क्या आ जाएगा? अनुसूची। फिर उन्हीं अनुसूची के अंतर्गत जो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं, किस भाग के अंतर्गत किस अनुसूची में कौन कौन से नियम है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अनुच्छेद। तो वास्तव में इस संविधान में जो छोटी छोटी कड़ियां होती हैं वो क्या कहलाती है? अनुच्छेद। अब समझिए हिंदी की स्थिति क्या रहेगी जो आपका भारतीय संविधान लिखा गया है उसमें। देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि भारत में जो राजभाषा है हिंदी, उसको किस भाग में रखा गया है? तो आपको याद रखना है कि भाग कौन सा है? तो भाग है 17। जो कुल भाग है उसका जो 17वां भाग है उसमें हिंदी को रखा गया है। इस 17वें भाग की जो अनुसूची है और अनुसूची कौन सी है? वो है 8वीं। 17वें भाग की 8वीं अनुसूची का जो अनुच्छेद है 343 और 343 का भाग कौन सा है? फर्स्ट के अंतर्गत ये लिखा गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और इसी हिंदी राजभाषा की जो लिपि रहेगी वो लिपि रहेगी कैसी? देवनागरी। इसका उल्लेख आर्टिकल 343 में किया गया है। और 343 के कौन से भाग में? तो पहले उप अनुच्छेद। और ये क्वेश्चन हाल ही में भी पूछा गया है, जो वीडियो का री एग्जाम हुआ है उसमें जस्ट तुरंत क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। एक तो ये सामान्य जानकारी। दूसरा, इसी हिंदी से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको भी हमको साथ ही साथ पढ़ लेने हैं। जैसे एक दिवस आपको पता है 14 सितंबर, अभी पहले ही पढ़ा था हमने कि 14 सितंबर 1949 को भारत क्या बनी? भारत की राजभाषा। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम लोग मनाएंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दिवस भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ये दिवस भी महत्वपूर्ण रहेंगे।
दूसरा क्या है, दूसरा इसी के साथ में डेट रहेगी 10 जनवरी। और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो इसी हिंदी दिवस से पहले राष्ट्रीय का केवल कर देना है क्या, विश्व, यानी 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। फिर इसी 10 जनवरी से आगे चलेंगे तो एक डेट आती है 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो 21 फरवरी को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस मनाते हैं कब, 21 फरवरी। और फिर एक और आपका दिवस है जो कि है 11 दिसंबर 2022 से ही मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। तो ये समझ करके चलिए कि वर्तमान में इन सभी दिवसों में सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा 11 दिसंबर, और जिसको मनाया जाने लगा है कब से, 2022 से। और इसको मनाते क्या हैं, तो इस दिन मनाते हैं भारतीय भाषा दिवस, भारतीय भाषा दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस भी आपने जाना, और जाना क्या कि भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो आपको हमने बता दिया कि हिंदी को विभिन्न चरणों में पढ़ना है। उन चरणों का योग कहाँ होगा, जैसे हमने आपको बताया कि इधर तो आपको पढ़ना है क्या, साहित्य, और इधर पढ़ना है क्या, व्याकरण। वास्तविकता यह है कि चाहे साहित्य हो चाहे व्याकरण हो, इन दोनों का जो मिलान होता है, इन दोनों का मिलान होता कहाँ है, भाषा। इसी योग को बताने के लिए हमने आपके सामने ये स्लाइड बनवाई। देखिए, अगर आपके क्रमिक रूप में बात करें कि हिंदी व्याकरण का क्रम क्या रहता है, या हिंदी व्याकरण में भाषा का भी क्रम क्या रहता है, तो एक तो क्रम है किसका, भाषा का। दूसरा क्रम किसका है, तो दूसरा क्रम हो जाएगा व्याकरणिक क्रम। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भाषा साहित्य। भाषा साहित्य में सबसे मूल भाषा क्या रहने वाली है, तो मूल भाषा है संस्कृत। संस्कृत के बाद फिर कुछ परिवर्तन हुआ, भाषा कौन सी आई, भाषा आई पाल। पाल में फिर कुछ परिवर्तन हुआ, भाषा आई प्राकृत। और प्राकृत में फिर कुछ परिवर्तन हुआ तो भाषा आई अपभ्रंश। अपभ्रंश में फिर थोड़ा परिवर्तन के बाद एक आई भाषा अवहट्ट, और अवहट्ट में जब कुछ सुधार हुआ तो उसने एक नया रूप लिया, और नया रूप किसका लिया, हिंदी का। जो वर्तमान में हम लोग प्रयोग करते हैं वो भाषा कौन सी है, हिंदी। और इसी हिंदी को हमने कह दिया कि हिंदी क्या है, ये क्या है, एक भाषा। इसी क्रम को लेकर के अगर हम व्याकरण में चलें तो व्याकरण में सबसे मूल जो इकाई होती है भाषा की, वो क्या होती है, ध्वनि। इसी ध्वनि से जो अगर हम लिख दें इसको, तो इसका लिखित रूप हो जाता है क्या, वर्ण। इसी वर्णों का अगर हम योग कर दें, लेकिन वो योग सार्थक हो, तो वो निर्माण करता है किसका, शब्द का। फिर इन्हीं शब्दों के एक से अधिक अगर प्रयोग कर दिए जाएं तो वो कहलाता है पदबंध। अच्छा, इन्हीं शब्द को पद भी कहते हैं तब जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उस वाक्य के लिए वही शब्द ही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। फिर इस पदबंध से निर्माण किसका हुआ, निर्माण हुआ वाक्य का। और फिर वाक्य से निर्माण किसका हुआ, तो वाक्य से निर्माण हुआ भाषा का। भाषा को क्या कहते हैं, भाषा को कहते हैं अभिव्यक्ति का माध्यम। क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम। अगर हमको अपने विचार आदान प्रदान करने हैं तो उसका जो माध्यम रहता है वही क्या कहलाता है, भाषा। तो विचारों के आदान प्रदान अर्थात अभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा। और उसी अभिव्यक्ति के माध्यम की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो न्यूनतम इकाई होती है ध्वनि। देखिए, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं हम जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, ये होती है भाषा की न्यूनतम इकाई। और भाषा को क्या कहते हैं, तो भाषा को कहते हैं अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा की न्यूनतम इकाई, न्यूनतम इकाई। और ये न्यूनतम इकाई जो होगी इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं ध्वनि। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट हमने लिया वर्ण से। वर्ण को भी कहते हैं, अगर हम पॉइंट बनाएं भाषा की न्यूनतम, इतना तो सेम रहेगा, भाषा की न्यूनतम। यहां इकाई से पहले अगर हम शब्द जोड़ दें, शब्द क्या जोड़ दें, मौखिक। शब्द क्या जोड़ दें, मौखिक।
तो भाषा की सबसे न्यूनतम की जाए चाहे न्यूनतम मौखिक की जाए, इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। दूसरा पॉइंट क्या है? भाषा की न्यूनतम वो मौखिक थी, ये क्या हो जाएगी? लिखित। लिखित का अर्थ है कि ऐसी छोटी से छोटी इकाई जो छोटी भी हो लेकिन उसको हम लिख सके, वो कहलाती है वर्ण। वो क्या कहलाती है? वर्ण। जबकि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? वर्ण है। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं शब्द पर आधारित। किसके ऊपर आधारित? पहला ध्वनि से, दूसरा वर्ण से, तीसरा लाते हैं कहां से? शब्द से। तो शब्द को भी कहते हैं भाषा की, भाषा की न्यूनतम, भाषा की न्यूनतम। ये क्या थी? मौखिक थी। ये क्या थी? लिखित थी। ये क्या है? ये है सार्थक। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है शब्द। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बने। एक तो भाषा की न्यूनतम या न्यूनतम लिखित इकाई ध्वनि हो जाएगी। दूसरा भाषा की न्यूनतम लिखित वर्ण क्या हो जाएगी? इकाई। तीसरा पॉइंट है भाषा की न्यूनतम लेकिन कैसी? सार्थक। क्योंकि ध्वनि का इससे पहले अर्थ नहीं था, ध्वनि को हम लिख नहीं सकते थे। लिख किसको सकते थे? वर्ण को, लेकिन वर्ण का कुछ अर्थ नहीं था। अब क्या है? सार्थक है, यानी कि शब्द को हम लिख भी सकते हैं और इसका कुछ ना कुछ अर्थ भी है। तो वास्तव में जो तीन महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो बिंदु थे, वो हमने आपको बता दिया। दूसरा इसी के साथ आपको बताना क्या है कि इसी हिंदी व्याकरण को हम लोग तीन चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और वो तीन चरणबद्ध तरीके क्या होंगे कि ध्वनि और वर्ण को अगर हम योग करेंगे तो एक भाग बनेगा जिसको कहते हैं वर्ण भाग, यानी एक तो भाग रहेगा आपका वर्ण भाग। दूसरा शब्द यानी कि पद या पदबंध, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक नया भाग बनेगा जिसको कहते हैं शब्द विभाग, जिसमें हम लोग सभी प्रकार के शब्द पढ़ेंगे। और इसी शब्द विभाग को एक अलग नाम भी दिया जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं पद परिचय। और फिर तीसरा इस वाक्य को जोड़ेंगे तो एक आपका नया टॉपिक बनेगा और उसी हिंदी व्याकरण का ये तीसरा भाग बनेगा जिसको कहेंगे वाक्य विभाग। तो हिंदी में ये तीन भाग हो जाएंगे व्याकरण के अंतर्गत। एक नया भाग यहां आपने देखा जिसको हमने क्या कह दिया? भाषा साहित्य। तो जो आपकी ये स्लाइड है उसमें आपने देखा कि हिंदी व्याकरण के तीन भाग, और उसी व्याकरण में अगर हम भाषा साहित्य में चले जाएं तो एक नए भाग का निर्माण होता है। ये सब हमको पढ़ना रहेगा। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में ये सब टॉपिक सम्मिलित है, इसलिए आपको पढ़ना है। देखते हैं, इसी में थोड़ा प्रारंभ करते हैं और आपको बता देते हैं कि ध्वनियां क्या होती है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आपने देखा ध्वनि, ध्वनि की परिभाषा हमने अभी आपको क्या बताई? हमने बताया कि जो अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसका माध्यम अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। तो अभिव्यक्ति के माध्यम की, अभिव्यक्ति के माध्यम की, अभिव्यक्ति का माध्यम हो जाएगा भाषा, लेकिन उस भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है क्या? ध्वनि। तो हमने इसीलिए लिख दिया अभिव्यक्ति के माध्यम की न्यूनतम इकाई। न्यूनतम इकाई ही क्या रहेगी? ही रहेगी ध्वनि। इसको क्या? ये ध्वनि की परिभाषा हो गई। फिर हमने कहा कि हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने हैं? तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? तो एक ध्वनि का प्रकार होता है, एक ध्वनि का प्रकार क्या होता है? तो एक ध्वनि का प्रकार है संप्रक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? संप्रक ध्वनि। ध्वनि का पहला प्रकार है संप्रक ध्वनि। दूसरा जो प्रकार है वो है द्वित्व, द्वित्व या युग्मक ध्वनि, द्वित्व या युग्मक ध्वनि। और तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम है संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये टॉपिक ना पढ़ा हो, मिश्रित ध्वनि, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो भले ही बहुत कम पूछे जाते हो, इसको बताए जाने का एकमात्र रीजन जो रहेगा वो ये है क्योंकि चूंकि शब्द का या वर्ण का निर्माण ही किससे होता है? ध्वनि से, इसलिए हमने आपको ये बता दिया।
देखिए संपर्क ध्वनि क्या होती है, तो कोई भी शब्द ऐसा लिखा है जिसके मध्य में या शुरुआत में आपको ये बिंदी मिल जाए, चाहे इसी का एक विचलित रूप होता है ये बिंदी मिल जाए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुनासिक। तो अगर किसी शब्द की ध्वनि अनुस्वार हो या अनुनासिक हो तो उस शब्द की जो ध्वनि होगी उसको हम लोग कह देते हैं क्या, संपर्क ध्वनि। उदाहरण भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण लिखा है, एक शब्द लिखा है अंकन। शब्द क्या लिखा है, शब्द लिखा है अंकन। तो ऊपर आपने देखा बिंदी लिखी हुई है। दूसरा इसी से रिलेट करके एक शब्द लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द लिखा है आंगन। आपने देखा कि ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है, लेकिन ये भी शब्द के अंतर्गत जो ध्वनि होगी वो क्या कहलाएगी, संपर्क ध्वनि। तो ये आप समझ गए कि अनुस्वार हो या अनुनासिक हो, अगर किसी शब्द में ध्वनि तो वो ध्वनि कहलाएगी संपर्क ध्वनि। दूसरा प्रकार है द्वित्व या युग्मक ध्वनि। इनके नाम से ही ये तय है। द्वित्व का अर्थ क्या है, दो। युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। जब एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग अर्ध और पूर्ण रूप में लगातार कर दिया जाए, एक शब्द क्या हो, ह्रस्व हो और दूसरा शब्द क्या हो, दीर्घ हो। जब इनका योग होता है, लेकिन ये दोनों वर्ण कैसे हों, एक ही प्रकार के, कैसे हों, एक ही प्रकार के, तो जिस ध्वनि का निर्माण होगा वो ध्वनि कहलाएगी संपर्क या युग्मक ध्वनि। उदाहरण जैसे समझिए, मान लीजिए देश की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली। हमने शब्द लिख दिया दिल्ली। इसमें आपने देखा कि ये शब्द क्या है, दीर्घ रूप में है, ये शब्द क्या है, ह्रस्व रूप में है। एक ही प्रकार के अगर ह्रस्व और दीर्घ शब्द प्रयोग कर दिए जाएं तो उसके अंतर्गत आने वाली ध्वनि ही क्या कहलाएगी, युग्मक या द्वित्व ध्वनि। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए शब्द लिखा है सत्ता। शब्द क्या लिखा है, सत्ता। या मान लीजिए एक शब्द लिखा है पत्ता। तो ऐसे करके जो भी शब्द होंगे उनकी ध्वनि कैसी होगी, द्वित्व या युग्मक ध्वनि। तीसरे प्रकार की ध्वनि है संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। ये वास्तव में कुछ वर्ण होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने शब्द पढ़ा होगा छा, दूसरा शब्द पढ़ा होगा त्रा, तीसरा शब्द पढ़ा होगा जा और एक चौथा शब्द पढ़ा होगा स्रा। ये जो भी वर्ण होते हैं इनको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित वर्ण। और इनसे ही मिल करके जिन भी शब्दों का निर्माण होता है वो शब्द कहलाते हैं आपके संयुक्त या मिश्रित ध्वनि वाले शब्द। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा हो छत्री, तो ये भी इसमें ध्वनि कैसी हो जाएगी, इसमें भी ध्वनि हो जाएगी। दूसरा लिखा हो मान लीजिए शब्द ज्ञानी। शब्द क्या लिखा हो, ज्ञानी। या शब्द लिखा हो मान लीजिए श्रमिक। शब्द क्या लिखा है, श्रमिक। तो ये सभी शब्द उदाहरण हो जाएंगे किस ध्वनि के, संयुक्त या मिश्रित ध्वनि के। कारण क्या होता है, कारण ये होता है क्योंकि छा का निर्माण का और सा के योग से होता है। अगर एक ही प्रकार के दो वर्ण मिल जाएं तो वो ध्वनि का निर्माण करेंगे युग्मक या द्वित्व। अगर अलग अलग प्रकार के वर्ण मिल जाएं और वो किसी एक वर्ण का उच्चारण करें तो वो कहलाते हैं संयुक्त या मिश्रित वर्ण। जैसे छा का उच्चारण में वर्ण भले ही कितने हैं, दो, लेकिन दोनों का उच्चारण एक साथ ही किया जाता है। ठीक वैसे ही त्रा का निर्माण होता है ता और रा के योग से, इसीलिए ये भी क्या है, संयुक्त वर्ण। जा का जो निर्माण होता है वो वास्तव में होता है जा और इया से। किससे होता है, एक तो वर्ण होता है आपका जा और दूसरा वर्ण होता है कौन सा, इया। इन दोनों के योग से ही निर्माण होता है किसका, जा का। और स्रा में भी दो वर्ण होते हैं, एक तो वर्ण होता है आपका सा और दूसरा वर्ण कौन सा होता है, रा। इन दोनों के योग से निर्माण होता है कैसे, स्रा का। इसके कुछ और भी उदाहरण आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अन्य उदाहरण की अगर हम चर्चा करें तो अन्य उदाहरण में क्या करते हैं, जैसे समझिए अगर हमने शब्द लिख दिया प्रसंग। शब्द क्या लिख दिया, प्रसंग। तो इसमें ये जो प्र लिखा है इसमें भी वर्ण कितने हैं, दो, एक तो पा और दूसरा किसका कैसा, रा। तो अगर कोई ऐसा वर्ण भी आपको मिल जाता है तब भी इसमें ध्वनि कौन सी होगी, तो ध्वनि होगी संयुक्त ध्वनि। या कोई भी आपके शब्द हो सकते हैं जो एक से अधिक वर्णों से योग से मिलकर बने। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा हो श्रृंगार, ऐसे
ये महत्वपूर्ण शब्दों में रहेगा क्योंकि ये वर्तनी में भी पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द रहे। वर्तनी की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। दूसरा, चूंकि इसमें जो दो वर्ण शामिल हैं, एक तो वर्ण है आपका इस स्वर का निर्माण दो वर्णों के योग से हुआ, एक तो वर्ण है आपका सा और दूसरा वर्ण है आपका री। एकमात्र स्वर जिसके योग से ध्वनि का निर्माण संयुक्त रूप में हो जाए वो एकमात्र वर्ण कौन सा है? री। इसलिए भी ये शब्द महत्वपूर्ण रहता है। और एक शब्द अभी हाल ही में पीटी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया और वो शब्द क्या है? वो शब्द है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा ये वर्तनी में पूछा गया था, लेकिन अगर इसमें शामिल ध्वनियों की बात की जाए तो यहाँ धुन हो जाएगी युग्मक ध्वनि और यहाँ धुन हो जाएगी संयुक्त ध्वनि। तो देखते हैं आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे के टॉपिक पे चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। तो आप लोग इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हम सबके साथ जोड़िए। आपको ये वादा दिलाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। धन्यवाद।